नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है या फिर अपनी कक्षा का कोई भी विषय आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको वहां पर हर सब्जेक्ट लाइन टू लाइन समझाया गया है और साथ में सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमें पढ़ना है असंचरणीय रोग किस कारण होते हैं। तो इसके जो पहले वाले एक दो पार्ट थे उसमें हमने रोगों के प्रकार देखे और विशेषकर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था संचरणीय रोग क्या होते हैं, मतलब संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो संक्रामक रोगों के बारे में यदि आपको याद हो तो दो बातें आपको विशेषकर याद रखनी है भी। पहली बात, जो आपके संक्रामक हैं ये आपके रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं भी। किसके द्वारा? रोगाणु के द्वारा ये फैलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये फैलते हैं। पहला का एक ये है आपका संक्रामक या संचरणीय। और दूसरा आपका कारण क्या बताया था, दूसरी इसकी ये पहचान बनाई थी, ये क्या है कि संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं। ये बात समझ में आ गई। दोनों पॉइंट आपको संक्रामक के बारे में पता लगाना है। आज हम पढ़ेंगे असंचरणीय रोग किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, मतलब इनका कारण कोई रोगाणु नहीं होता कि आपके अंदर कोई सूक्ष्म जीव आ गया जिसके कारण आपको ये रोग हो गया, ऐसा कोई इनका कारण नहीं है। तो फिर ये रोग किस कारण से होते हैं, चाहिए हम वो पढ़ते हैं भी। आपने सीखा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि कैंसर है आपका, मधुमेह आपका, शुगर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और दमा जैसे असंचरणीय रोग, जीवन शैली। जीवन शैली मतलब आपका जीवन किस प्रकार की दिनचर्या, आप कितना सो रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उस पर भी। आहार आपके खाने से और पर्यावरण से जुड़े होते हैं कि आप किस प्रकार के माहौल में, किस प्रकार आप कितनी साफ सफाई में आप रहते हैं, ये सारी चीजों से ये रोग जुड़े होते हैं। कोई रोगाणु इनका कारण नहीं होता। ये भारत में मृत्यु के सबसे सामान्य कारण है। कक्षा 6 में आपने सकरवी, एनीमिया और घेंगा जैसे रोगों के विषय में जाना। कक्षा 6 में आपने इन तीन रोगों के बारे में जाना, हम पहले से पढ़ चुके हैं इन तीन रोगों के बारे में। ये किस कारण से होते हैं, क्या इनका कारण कोई रोगाणु है? आप नहीं कहेंगे नहीं सर, कोई रोगाणु नहीं है। इनका कारण है कि हमारे शरीर में अलग अलग पोषक तत्व, हमने कक्षा 6 में पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था पोषक तत्वों की कमी से ये होते हैं। यदि आपको याद है तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है, और घेंगा गोएटा किसकी कमी से होता है? आपका आयोडीन की कमी से होता है। याद रखा करो साथ साथ भी। इन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है एवं ये भी असंचरणीय रोग है भी। अभावजन्य भी मतलब अभावजन्य वर्ड समझिए आप। अभाव क्या होता है? किसी चीज की कमी, और जन्य होता है उत्पन्न होना। यदि कोई रोग हमारे शरीर में किसी चीज की कमी से उत्पन्न होगा उसको अभावजन्य रोग कहेंगे, और ये भी आपके असंचरणीय रोग हैं भी। मतलब ये आपके किसी रोगाणु से नहीं होते और न ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एनीमिया हो गया, तो मैं किसी व्यक्ति के साथ हाथ हैंड चेक करूंगा या फिर वो मेरे साथ खाना खा लेगा, तो ये नहीं है कि उसके भी शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ये असंचरणीय रोग है। और जो आप इसको ध्यान रखना, आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि अभावजन्य रोग क्या होता है भी। अभावजन्य रोग क्या होता है कि जो रोग हमारे शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग बोलते हैं। आपको उदाहरण याद रखने हैं कि जैसे आपका स्कर्वी है, क्या है? अभावजन्य रोग है, क्योंकि ये विटामिन सी की कमी से हुआ है। एनीमिया अभावजन्य रोग है। आपको आगे अभावजन्य के साथ साथ अगर हम इसको डालेंगे असंचरणीय रोग की श्रेणी में भी डालेंगे, क्योंकि ये किसी रोगाणु के द्वारा नहीं हुआ, और जो रोग किसी की रोगाणु के द्वारा नहीं होता उसको असंचरणीय रोग बोलते हैं। यदि मैं विटामिन और खनिजों का सेवन अधिक मात्रा में करूं तो क्या होगा भी। अब है आपका
कि यहाँ सोचो कि यदि आप ज़्यादा खाने लगे तो क्या होगा? अभी कमी से तो आपको रोग हो रहे हैं, यदि ज़्यादा खाएँगे तो क्या होगा? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भी, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा जैसे रोग प्राय लंबे समय तक 3 महीने से अधिक बने रहते हैं और इन्हें दीर्घकालिक रोग कहा जाता है अभी। तो मतलब आपको हमने पढ़ा था, एक था आपका लघु, जो आपका सामान्य रोग होता है, वो आपका क्या होता है 2 या 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको बीमारियाँ बताई हैं, कैंसर है, मधुमेह है, अस्थमा, ये प्राय लंबे समय तक 3 महीने से ज़्यादा अधिक समय तक बने रहते हैं, ठीक है? और इन्हें दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। मधुमेह, अब आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप कहते हैं सर क्वेश्चन बताइए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको भी। वो पूछेगा दीर्घकालिक रोग किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे कि जो रोग आपके लगभग 3 महीने से अधिक समय तक बने रहते हैं, उनको हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और इनके उदाहरण आपको साथ-साथ याद करते चलने हैं। यही मज़ा है लाइन टू लाइन पढ़ने का, ताकि आपको सारे डाउट आपके क्लियर होते चले भी। मधुमेह एक सामान्य रोग है, अब वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। वस्तु भारत अब विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक बन गया है अभी, ठीक है? अब क्या होता है मधुमेह भी, मधुमेह आप, और आप अगर बात करेंगे ना, आपके आस पड़ोस, मैंने कहा था कि 10 व्यक्तियों से बात कर लेना, आपको 5-6 आपको मधुमेह के शिकार मिल जाएंगे, जिस रोग को आप शुगर बोलते हैं अभी, ठीक है? किसके? शुगर है भी। तो ये कहता है कि सामान्य रोग जब वयस्कों के साथ-साथ, अब पहले ये रोग था ना, ज़्यादातर जो वयस्क थे ना आपके, अडल्ट थे, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनमें मिलता, उनमें भी खासकर 40 साल के आसपास के व्यक्तियों में मिलता है, 40-50 साल के व्यक्तियों में। लेकिन अब ये रोग क्या हो गया है, अब बच्चों में भी होने लगा है अभी। और भारत में इसके बहुत ज़्यादा मरीज आपको मिलेंगे भी। ठीक है, देखिए कि भारत में विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक बन गया है। यह रोग प्राय हार्मोनल असंतुलन भी, मेन बात को आपको ध्यान में यही है, इसका कारण भी हार्मोन असंतुलन क्या है, हार्मोन असंतुलन इसका कारण है। अस्वास्थ्यकर खान-पान की प्रवृत्तियों, शारीरिक सक्रियता की कमी, अधिक वजन या स्थूलता एवं अन्य कारणों से पनपता है भी। तो इसने कहा कि अगर आप अपना शरीर एक्टिव नहीं रखेंगे, खान-पान अपना बढ़िया नहीं रखेंगे, ठीक है? शारीरिक सक्रियता की कमी, इसका मतलब होता है कि आप इतना ज़्यादा चहलकदमी आप नहीं करते, इतनी ज़्यादा मेहनत आप नहीं करते, अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखते, अधिक वजन होना या फिर मोटापा, स्थूलता क्या होती है? मोटापा भी, वह अन्य कारणों से पनपता है। लेकिन जो मेन कारण है इसका, वो है आपका हार्मोन असंतुलन भी। आपके शरीर क्या है, एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन नाम का, जब वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। आपके शरीर में जो चीज़ पहुँचती है, वो उसका ग्लूकोज़ का रूप लेती है। क्या लेती है? ग्लूकोज़ का रूप लेती है भी। शॉर्ट में बता दें ताकि आपको काम आए। और ये जब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जितना ग्लूकोज़ आपके शरीर को चाहिए था, उतना ग्लूकोज़ तो क्या कर लिया? आपके शरीर ने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है ना, तो वो कहाँ घूमेगा? आपके ब्लड में घूमना स्टार्ट करेगा अभी। क्या करेगा? आपके ब्लड में घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये इंसुलिन हार्मोन आएगा, वो क्या करेगा इसको? इसको एक दूसरे पदार्थ में बदल देगा ग्लूकोज़ को, और हमारे शरीर में कहीं पे स्टोर कर देगा कि यहाँ ब्लड में मत घूम भैया, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं, ब्लड को तुम गाढ़ा कर रहे हो। इसलिए इंसुलिन क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज को स्टोर करके रख देगा साइड में। डिटेल में आप आगे पढ़ लेंगे, मोटा मोटी बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, हार्मोन असंतुलन हो गया, जो इंसुलिन था वो बनना आपका बंद हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया तो ये ग्लूकोज खुशी खुशी कहेगा मैं तो ब्लड में ही घूमूंगा, और आपके शरीर के में ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी? ग्लूकोज की। उसी को बोलते हैं हम क्या? हमारे शुगर हो गई, हमारे डायबिटीज हो गई, हमारा मधुमेह हो गया। आपको आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं अब? तो इसका मेन कारण क्या है? हार्मोन असंतुलन। ठीक है, आइए असंतुलित रोगों के कारण और उनकी रोकथाम के विषय में और अधिक जाने भाई। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा अधिक और डिस्कस हम करते हैं। आइए सर्वेक्षण करें भी।
अपने आस पड़ोस में जीवन शैली से संबंधित 3 सबसे सामान्य रोगों का पता लगाइए। किसी चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी या परिवार या किसी ऐसे सदस्य से बात कीजिए जिसे स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हो भी। ठीक है? और यह बता सके कि हमें किस प्रकार का परिवर्तन करना हो, मतलब आपको आप क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों से ये जानना है कि कौन सी बीमारी ज़्यादा है, और फिर आपको ये पता लगाना है कि क्या परिवर्तन करें कि वो बीमारी उन लोगों में ज़्यादा न फैले भी। कौन से परिवर्तन करने ज़रूरी है भी। आप विश्वसनीय स्वास्थ्य वेबसाइट, पुस्तकों, शिक्षकों और चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जीवन शैली भी। जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोगों के नाम स्थूलता भी। क्या है? स्थूलता, मोटापा। ये तो आप पता है कि फास्ट फूड नहीं खाने, एक्सरसाइज करने, ठीक है। तो इसमें क्या परिवर्तन है? यदि इसमें आपको यहाँ लिखने हैं संकेत और लक्षण भी। इसमें संकेत आपका आलस्य हो जाएगा, आपका भार बढ़ जाएगा अत्यधिक भी, ठीक है। आपके शरीर में वसा मतलब फैट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। क्या परिवर्तन लाए? संतुलित आहार लेना है आपको और नियमित व्यायाम करना। प्रतिदिन क्या करना है आपको? व्यायाम करना है। तो ये इसके सुधार से आप ठीक कर सकते हैं। मधुमेह भी, बार बार पेशाब आएगा, अत्यधिक प्यास लगना, भार घटना, थकान होना, धीमी गति से घाव बढ़ना, ये इसके लक्षण है। क्या आप सुधार कर सकते हैं अपने जीवन शैली में, वो आपको यहाँ पर लिखना है भी। उच्च रक्तचाप कि आपका हाई बीपी हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लक्षण होंगे, ठीक है, और आप क्या उसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ये टेबल खुद से भरनी है, ठीक है। या फिर आपने आसपास आपके घर पे कोई ना कोई डॉक्टर तो आता होगा, उस डॉक्टर की सहायता से ये टेबल भरिए, और आपको ये भी पता लगेगा कि जो डॉक्टर आपका इलाज करने आता है वो उसे कुछ नॉलेज है या नहीं है भी, ठीक है। और आपके आसपास जो किसी को और कोई रोग हो ना, तो उसका नाम भी यहाँ पे लिख देना और उसके लक्षण लिख देना और यहाँ पे निवारण रख देना भी। अब हम एक वैज्ञानिक के परिचय कर लेते हैं, कमल रणदीवे भी। क्या नाम है? कमल रणदीवे। एक अग्रणी जैव चिकित्सा शोधकर्ता थी भी। अग्रणी जैव मतलब जैव जैव में आपको बताया कि सभी जीवित चीजें आती है। इनके बारे में शोधकर्ता थी। उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे हार्मोन और कुछ विषाणु कैंसर से संबंधित है भी। तो इसने क्या किया था, ये देखा था कि कुछ हार्मोन्स के कारण और कुछ विषाणुओं के कारण कैंसर फैलता है भी, जिसके उपचार में सुधार और रोकथाम करने में सहायता मिली। उनके इस कार्य ने एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह भी दर्शाया कि कैसे तंबाकू, अस्वास्थ्यप्रद आहार और प्रदूषण कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अभी, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हार्मोन को नोटिस किया शरीर में, ठीक है, और कुछ आपके विषाणु हैं उनको भी नोटिस किया और ये पता लगाया कि वो किस प्रकार से कैंसर से संबंधित है। क्या? कुछ हार्मोन है और कुछ विषाणु हैं। ठीक है, अब ये मत समझ आना कि सर आपने कहा था रोगाणु, रोगाणु और विषाणु अलग है। ठीक है, रोगाणु वे होते हैं जो रोग फैलाते हैं भी। आपको आगे बात समझ, विषाणु को रोगाणु मत समझना भी। इन्होंने ये पता लगाया कि हार्मोन और विषाणु कैंसर से संबंधित हैं और इस चीज ने कैंसर का इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ साथ उन्होंने ये भी पता लगाया कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें कैंसर होने की दर को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आपका, आपने खराब भोजन ले रहे हैं, प्रदूषण में रह रहे हैं और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। चीजें क्लियर आपको? आगे बढ़ जाएं। रोगों का निवारण और नियंत्रण कैसे करें भी। अब आपको पता चल चुका कि हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और हमें हमारा आसपास का वातावरण है वो भी साफ रखना चाहिए, वरना ये जो असंचरणीय रोग हैं ये आपको हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके खतरनाक हैं। आपने यह सुना होगा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है भी। ये देखिए आपका भी एक ये वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो रोकथाम है ना, रोकथाम उपचार से बेहतर है। इस बात का मतलब क्या है कि हमें एक बोलते हैं आपका एक विचार था, इलाज परहेज, परहेज इलाज से बढ़िया है भी। क्योंकि
आपका उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, आपका शरीर को परेशानी होगी, और इसे अगर हम परहेज़ रखेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है, और वही बात रोकथाम है वो उपचार से बेहतर है। एक चीज़ हम क्या है कि किसी चीज़ की हम रोकथाम करें उसके उपचार से पहले, कि मान लेते हैं कि हम बाहर जाएँगे तो बीमार हो जाएँगे, लू लग जाएगी हमें, ठीक है? एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमें जाना हमारा ज़रूरी है, हम लू में बाहर जाएँ, हमें लू लग जाए और डॉक्टर से क्या कराएँ, इलाज कराएँ, ठीक है? और एक ये ऑप्शन हमारे पास कि हम लू का बचाव करते हुए कपड़ा ओढ़कर जाएँ, ओआरएस पीकर जाएँ, आने के बाद ओआरएस पिएँ, तो लू हमें न हो, वो था उसकी रोकथाम। अब आप बताइए कौन-सी बात सही है अभी? डॉक्टर से इलाज करने वाली या लू को रोकने वाली? आप कहेंगे सर लू को रोकने वाली है, तो इसीलिए कहा गया है कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। संचरणीय और असंचरणीय दोनों प्रकार के रोगों से स्वयं की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है भी। तो आइए कुछ आपको उदाहरण देते हैं, कई बार इनके बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपको भी। ओडिशा समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान भी। उड़ीसा के भद्रक जिले में एक समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान ने अधिक लोगों को शौचालय के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया भी। समुदाय का मतलब होता है बहुत से लोगों का समूह भी। इसमें क्या हुआ कि सभी लोगों ने सामुदायिक स्वच्छता को अपनाया भी, कि उन्होंने कहा कि हम कोई भी बाहर शौच के लिए नहीं जाएंगे। शौचालय का उन लोगों ने निर्माण किया, उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। इससे खुले में शौच की समस्या में एक बड़े स्तर की कमी आई, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उनमें अतिसार और संक्रमण के मामले भी कम हो गए, क्योंकि जो टॉयलेट जाते थे वो मल करने के लिए बाहर जाते थे, वहां से मक्खियां रोगाणुओं को लेकर वहां जो बच्चे रहते थे वहां तक पहुंचते, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो वहां पे बच्चे बीमार हो जाते थे भी। तो वो गंदगी का था, उन्होंने सामुदायिक मतलब सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि हम सफाई रखेंगे। उन्होंने शौचालयों का निर्माण करवाया मेनली, तो और भी बहुत से काम किए, जिससे क्या है कि इन बीमारियों में कमी आ गई। इस अध्ययन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सरल उपाय जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना संचरणीय रोगों को फैलने को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं भी। तो इस अध्ययन मतलब कि जो आपने ये अध्ययन किया ऊपर वाली लाइन, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जैसे आपने सीधा सा एक सरल उपाय किया था कि स्वच्छता बनाए रखना एवं संचरणीय रोगों के फैलने को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं, कि अगर जो आपके संचरणीय रोग है ना, जो रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं, तो उनके निवारण में जो साफ सफाई है वो एक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने क्षेत्र में आयोजित ऐसे सामुदायिक अभियानों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। इन जानकारियों को अपनी कक्षा में साझा कीजिए। अपने साथियों के साथ ऐसे प्रयासों के प्रभाव पर भी चर्चा कीजिए, कि आपको याद करना है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कभी इसी प्रकार का सफाई अभियान चलाया हो, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ इसकी आपको चर्चा करनी है, और इसके प्रभाव भी लिखने हैं, कि इस प्रकार से हमने सफाई की थी, इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या फायदा हुआ। अब हमारा स्टार्ट होता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। कि आपने देखा होगा कि जब सेम जगह पे दो व्यक्ति रहते हैं, सेम खाना खाते हैं, लेकिन उनमें से एक बीमार हो जाता है, एक बीमार नहीं होता, क्योंकि वो क्यों हुआ? अभी बीमार होने वाला बीमार क्यों हुआ, जो बीमार नहीं हुआ वो बीमार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक होता है आपकी इम्यूनिटी पावर, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसकी ज्यादा होगी वो आपका कम बीमार होगा, और जिसकी नहीं होगी वो आपका जल्दी बीमार हो जाएगा भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक जैसे वातावरण में रहने पर भी दूसरों की अपेक्षा अधिक रोगग्रस्त होते हैं भी, कि एक ही जगह रहते हैं, एक आपका बीमार हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं होता। ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं भी। प्रतिरक्षा मतलब खुद की रक्षा, कि जो क्षमता होती है ना रोगों के खिलाफ लड़ने की हमारे शरीर की, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। कि आपका शरीर भी रोगों से लड़ता है, तो आप में उसको उस क्षमता को क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा बोलेंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति में प्रतिरक्षा होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या होती है? इम्यूनिटी। हमारे शरीर में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करती है भी। ठीक है। आपने बाल्यावस्था में पोलियो, खसरा, टेटनस
टेटनस का हिंदी नाम देख लीजिए, आपका धनुष स्तंभ भी बोलते हैं। कभी आपके एग्जाम में आ गया ना धनुष स्तंभ करके, तो टाइफाइड, ठीक है। धनुष स्तंभ और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से बचाव के लिए कुछ बूंदे, पोलियो ड्रॉप्स या टीके लगे होंगे। अब देखिए भाई, क्या हुआ कि जब आप छोटे थे तो आपको 2 महीने में, 3 महीने में, अब भी आप देखना कि छोटे बच्चे को पहले 15 दिन में, फिर इस प्रकार से टीके लगाए जाते हैं और पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इनका मतलब क्या होता है अभी? ये टीके वैक्सीन विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाले गंभीर संक्रमणों से रक्षा करने में सहायता करते हैं भी। तो ये जो टीके हैं ना, तो आने वाले जीवन में यदि कुछ विषाणु होते हैं, कुछ रोगाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, वो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या है कि वो आपके वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, मान लो कि हमें टीका लगा दिया गया किसका, टेटनस का भी, तो हमारे शरीर में जब भी टेटनस के रोगाणु आएंगे तो हमारे शरीर पहले से उनमें क्या है, उनके लिए दवाई बनाकर तैयार रखेगा, और जब भी वो आएंगे तो हमें वो टेटनस से लड़ जाएंगे, एंटीबॉडी वो आपके हमारे शरीर में तैयार हो जाएंगे, आपको टेटनस नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी टीका कुछ विशेष रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगाणुओं को पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए, वैसे हमारे शरीर में नहीं थी भी, अब ध्यान से देखना, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है भी। देखिए, हमारे शरीर को नहीं पता था टेटनस क्या होता है। आपको आ रही बात समझ में? हमारे शरीर को नहीं पता था कि टेटनस क्या होता है, लेकिन जब हमने टेटनस की, ये हम मान लेते हैं, सिंपल उदाहरण से समझा करो ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए भी, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसको नहीं पता, ये मान लेते हैं कि हमारा वॉर रूम है भी, हमारे शरीर का क्या है, वॉर रूम है, जब हमें अज्यूम कर लिया भी, ठीक है। और हमें टिटनेस का जो आपका क्या है, रोगाणु इधर उधर घूम रहा है, कभी भी आपके शरीर पर हमला कर सकता है और आपको टिटनेस हो जाएगा। लेकिन जब आप पैदा हुए 2 से 3 महीने बाद ही आपको क्या है, टिटनेस का, या फिर आपको पैदा होते ही टिटनेस का टीका लगा दिया गया, तो आपके जो प्रतिरक्षा प्रणाली था, इसमें टिटनेस से लड़ने के लिए क्या बन गए, एंटीबॉडी बन गए भी। क्या बन गए? एंटीबॉडी। टिटनेस का टीका लगाया तो किसके, जो रोगाणु आपका टिटनेस की बीमारी फैलाते हैं, उसके एंटीबॉडी आपको मिल गए। ठीक है, क्या आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद थे? आप कहेंगे सर नहीं थे, जब टिटनेस का इंजेक्शन लगा तब यहाँ पर ये बने हैं। अब जब भी आपके जीवन में कभी भी टिटनेस वाले जीवाणु आपके शरीर पर अटैक करेंगे, तो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर औजार है ना, रख दिए, अब तो हथियार बना के ये तुरंत इसको खत्म कर देंगे, आपको टिटनेस नहीं होगा भी। इसी प्रकार पोलियो के हैं, इसी प्रकार चेचक के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या इन्हें बोला जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि ये नेचुरली रूप से हमारे शरीर में इन रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती, इनको हम क्या है, वैक्सीन के द्वारा हम पैदा करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। आपको आगे बात समझ में? यह तब विकसित होती है जब शरीर में किसी रोगाणु या टीके के संपर्क में आता है। टीके कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इसने कहा ये विकसित कब होती है, या तो आपके शरीर में क्या आ जाए, कोई रोगाणु आ जाए, या फिर आपको टीका लगाया जाए। रोगाणु आएगा तो क्या होगा कि जब भी आपका, मान लेते हैं कि आपका जन्म हुआ और पहली बार आपको बुखार हुआ, तो कोई रोगाणु आपके शरीर में एंटर कर गया। अब आपका शरीर क्या करेगा, जल्दी से जो रक्षा प्रणाली है ना, जो भी हथियार इसके पास अवेलेबल है, जो भी सिस्टम इसके पास अवेलेबल है, उससे बुखार के क्या करेगा, रोगाणुओं पर हमला करेगा भी। क्या करेगा, आपके बुखार के रोगाणुओं पर हमला करेगा। आप गोली वगैरह लेते हैं ना, तो जो आपका ये लेते हैं, इनको ये थोड़ा सा एक्टिव करती है, उनको इनएक्टिव करती है रोगाणुओं को, और रोगाणु आपके मर जाते हैं। तो आपका फिर ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, बुखार आपका ठीक हो गया, अब आपकी रक्षा जो प्रणाली, इसको पता लग गया कि इस प्रकार के दुश्मन हैं, क्या है, इस प्रकार के दुश्मन हैं, तो बुखार के लिए वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना के रख लेगा भी। क्या बना के रख लेगा, एंटीबॉडी बनाकर रख लेगा भी। या अब की बार आने दे उस रोगाणु को, पहले से ही क्या हुआ, एंटीबॉडी तैयार करके रख लेगा,
ठीक है? और जब भी नया एंटीबॉडी आएगा तब शरीर आपका एक बार बीमार ज़रूर सॉरी एंटीबॉडी नहीं रोगाणु आएगा, एक बार बीमार होगा, लेकिन अगली बार वो रोग आपको इतनी हानि नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि अब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को पता है कि इस प्रकार का रोगाणु आए तो हमें इससे उसका इलाज करना है। या फिर हम किसी टीके के माध्यम से जैसे हमने वो किया था ना, आपका टेटनस वाला, टीके के माध्यम से क्या करते हैं हम, वो एंटीबॉडी तैयार करते हैं। एंटीबॉडी आप समझ गए होंगे कि उन रोगाणुओं के मारने वाले तत्व भी। अब ये टीके भी किस प्रकार से बनाए जाते हैं? श्रेणीकृत अथवा मृत रोगाणुओं, विषाणु या जीवाणु से अथवा रोगाणु के निष्क्रिय या हानि रहित भाग से। नवीन टीके हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह निर्देश देते हैं कि वह उस रोगाणु का एक हानि रहित भाग बनाए जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाता है। अब देखिए भाई, अब आपको कहा है कि जो आपके शरीर में एंटीबॉडी है मतलब प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा ही बोलते हैं एंटीबॉडी को हिंदी में, वो कब बनेगी? जब आपके शरीर में रोगाणु जाएगा। हम टीके में क्या भरते हैं? टीके में हम भरते हैं कि ये जिससे मैंने आपको टिटनेस का उदाहरण दिया था, जिस रोगाणु से, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, ठीक है? तो आपके शरीर में हम टीके में क्या छोड़ते हैं? हम टीके में छोड़ते हैं आपका मृत रोगाणु, या तो मृत छोड़ेंगे या बहुत ही निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कि जो आपके शरीर पे अटैक न कर सके। तो जैसे ही हम आपके शरीर को टीका लगाएंगे तो वो क्या कहेगा? प्रतिरक्षा प्रणाली में मैसेज जाएगा कि शरीर पे अटैक हुआ है। चाहे वो आपके मृत ही क्यों न हो, चाहे आपके वो निष्क्रिय ही क्यों न हो, तो फिर क्या करेगा? ये एंटीबॉडीज को ये पहचान जाएगा कि इस प्रकार के रोगाणु भी होते हैं, क्योंकि पहली टाइम तो अटैक करेगा, लेकिन ये क्या थे? निष्क्रिय थे। तो अब इसको पहचान जाएगा, हाँ इस प्रकार के भी हमले हमसे हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? एंटीबॉडी बना के रख लेगा, प्रतिरक्षा बना के रख लेगा। और जब अगली बार सच में आपका अटैक होगा, टिटनेस का आपके रोगाणु आएंगे, तो क्या होगा? ये एंटीबॉडी अब पहले से तैयार, ये ट्रायल मान लीजिए कि हमारी प्रतिरक्षा को क्या करवाता है? ट्रायल करवाता है, और हम उसके लिए तैयार होके बैठ जाते हैं कि अब आने दो रोगाणुओं को, हम देखेंगे, क्योंकि हमने प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर ली। आ रही ना बात समझ में? एक बार हम क्या है कि हमारे शरीर में जो भी रोगाणु जाता है, उस रोगाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर अपने आप क्षमता विकसित कर लेता है, प्रतिरक्षा कर लेता है तैयार। ठीक है? और जब नेक्स्ट टाइम आता है ना, हो सकता है कि पहली बार तो थोड़ा-सा आपका शरीर, वो आपका रोगाणु आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि रोगाणु पहली बार आया है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार का रोगाणु है अभी। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है? तो ये आपको बता दिया कि वे रोगाणु का एक हानि रहित मतलब आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता, जब टीके में डाल के हम वो आपका रोगाणु आपके शरीर में पहुँचाते हैं। भाग बनाए जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली से पहचान कर उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाती है, वो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा बना लेती हैं। उदाहरण के लिए प्राय किसी चोट के पश्चात दिया जाने वाला टेटनस का टीका टेटनस उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसमें जीवाणु का एक निष्क्रिय आविष होता है जो शरीर में रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा प्रणाली की सुरक्षा विकसित करने में सहायता करता है। अभी जब चोट लग जाती है तो आप क्या टेटनस का टीका लगाते हैं, उसमें क्या होता है? टेटनस का ही हानि रहित क्या होता है? इंजेक्शन होता है, हानि रहित रोगाणु आपका होता है। कि जब भी, क्योंकि आपका शरीर फिर तैयार हो जाता है कि उसे पता है कि हमला हुआ है अटैक करने वाला, किस प्रकार का हमला हुआ है? टेटनस वाला। वो जल्दी से क्या है, आपकी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तैयार करता है कि आपको बोला जाता है 24 से 48 घंटे के बीच में टीका लगा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके 24 से 48 होंगे बाद में वो क्या है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या कर लेगा? तैयार कर लेगा, क्योंकि आपके जो टेटनस वाला है उसका अटैक कभी भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पहले टीके की खोज कब हुई? आपको ये टीके लगाए जाते हैं, पहले टीके की खोज क्या हुई? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है अभी। चेचक एक घातक रोग था जो फफोले पैदा करता था अभी। चेचक क्या था? एक घातक रोग था जिसके कारण व्यक्ति के शरीर पे क्या हो जाते थे? फफोले हो जाते थे, और इसे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। गाय में पाए जाने वाला अपेक्षाकृत कम गंभीर रोग जिसे गोसितला कहते हैं, मनुष्यों को भी संक्रमित करता था। अभी ये इस रोग के बारे में सुन लीजिए, चेचक के बारे में आप।
कि गायों में ये कम घातक होता था, इतना ज़्यादा गंभीर रोग नहीं था, और इसको क्या बोलते थे? गोशितला बोलते थे भी। क्या बोलते थे? गोशितला। आप समझ जाना कि गाँव में जो होता है काउपॉक्स, जैसे आप बोलते हैं चिकन पॉक्स, तो वैसे गाँव में जब होता है गाय में, तो उसको क्या बोलते हैं? काउपॉक्स कहते हैं। मनुष्यों को भी संक्रमित करता था 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 17वीं शताब्दी कौन सी है आपकी? 1600 से लेके 1700 तक। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड का जो चिकित्सक था एडवर्ड जेनर ने यह खोज की कि जिन लोगों को गोशितला हो चुका है उन्हें चेचक नहीं हुआ। इस खोज ने प्रथम टीके के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया और लोगों को चेचक से बचाने में सहायता की भी। तो उसने देखा कि जिन लोगों को गोशितला हो गया ना एक बार, तो उन रोगों को क्या हुआ कि चेचक नहीं हुआ अभी। आपको शायद मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये साइंटिस्ट कहना क्या चाहता है कि जिन लोगों को आपको गोशितला रोग हो गया अभी, क्या हो गया? गोशितला रोग हो गया, तो उनको क्या हुआ? चेचक नहीं हुआ अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको एक बार गोशितला हो गया, तो आपके शरीर, मैंने कहा था कि पहली बार आप बीमार होगी, गोशितला में शरीर ने क्या की? प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर ली। तो उसने फिर क्या हुआ? जब चेचक के रोगाणु आए, तो उसी प्रतिरक्षा प्रणाली ने चेचक वालों को मार दिया। अब आपको रिलिंग समझ में आया कि गोशितला जिनको हो गया उनको चेचक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर ली थी। जब उन व्यक्तियों को गोशितला रोग हुआ, तब उनके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार हो गई थी, किससे लड़ने के लिए? चेचक के रोगाणुओं से लड़ने के लिए। तो यहाँ से उसने सोचा यदि मैं यहाँ से इन जीवाणुओं को बना दूं, ठीक है, कि इसके लिए इनके गोशितला के निष्क्रिय मैं जीवाणु बना दूं, तो उसी व्यक्ति को टीका लगा दिया जाएगा, तो उसके शरीर में गोशितला की प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी और वही आपको चेचक नहीं होने देगी भी। आपको आगे बात समझ में? इस प्रकार से क्या एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था भी। आधुनिक टीकों को बहुत पहले भारत में चेचक से बचाव के लिए एक पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता था, जिसे मसूरी का करण कहते थे भी। वेरी इंपॉर्टेंट भी, कि आज जो टीके बनाए हैं उससे पहले ही हमारे जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसमें किस प्रकार से हम चेचक से बचाव करते थे भी। ठीक है, तो एक प्रोसेस था, ये आपसे पूछा जा सकता है भी। मैसूरिकाकरण क्या है? मैसूरिकाकरण, ठीक है, जिसको बोला जाता था वेरियोलेशन कहा जाता था। इसमें चेचक के फफोलों के लिए गए पदार्थों को त्वचा पर खरोच कर लगाया जाता था, जिसे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था और शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो जाती। जो लोग यह प्रतिक्रिया करते थे उन्हें टीकेदार कहा जाता था भी। अब आपको कहेंगे प्राचीन काल में टीकेदार किसे कहा जाता था, तो आपको ऑप्शन में आएगा टीका लगाने वाले को, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि टीकेदार किसको कहा? इसमें चेचक के फफोलों से लिए गए पदार्थ को त्वचा पर खरोच कर लगाया जाता था भी। जो चेचक के फफोले होते थे ना, उससे ही वो पदार्थ निकाल के आपके त्वचा पर लगा दिया जाता था भी, जिससे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था। संक्रमण क्या होता था फिर? कम हो जाता था, इतना ज्यादा नहीं होता था, और शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो जाती थी। जो लोग यह प्रक्रिया करते थे उन्हें टीकेदार कहते थे। टीकेदार आते ही फंसोगे, लेकिन ध्यान रखना टीका लगाने वाला नहीं है यहाँ पे। जो आपका चेचक का इलाज करता था ना पुराने जमाने में, उसको टीकेदार कहते थे भी। वो क्या करता कि फफोले हो गए, फफोले में पानी वगैरह बहता, उसी को इकट्ठा करता था पदार्थ को, और उसी को आपके शरीर पर लगा देता था, जिससे क्या होता था? एक तो आपकी इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा विकसित हो जाती थी, और आपका संक्रमण भी इतना ज्यादा नहीं फैलता था भी। तो ये विधि अपनाई जाती थी भी। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक की बातें सोचें, ये हम करेंगे अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट हमारा रहेगा। तो इसी प्रकार लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से समझते चलिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।